महान गायिका उषा तिमोथी गायकी की दुनिया के अनमोल रत्नों में से एक है, जिन्होंने अपना जीवन किशोर कुमार, मुकेश जी, मन्ना डे, मोहम्मद रफी जैसे महान कलाकारों के साथ बिताया है। 26 नवंबर शाम 5 बजे प्रेमचंद्र भवन काकीनाडा में उषा तिमोथी की जुबानी मोहम्मद रफी साहेब की कहानी के नाम से एक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रीमती उषा तिमोथी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। हमारे सहयोगी मोहम्मद अनीसुर रहमान लेजेंड सिंगर उषा तिमोथी से एक खास मुलाकात की। इस खास मुलाकात पर उन्होंने कोलकाता वासियों का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, हमारे रूबरू हैं गायकी की दुनिया की बहुत ही जानी मानी एक व्यक्ति, जिन्हें हम उषा तिमोथी के नाम से जानते हैं। आप जान रहे हैं कि उषा तिमोथी की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो नगमगी की दुनिया में अपनी एक पहचान रखती हैं, जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ, इसके अलावा मुकेश और किशोर कुमार, मन्ना डे के साथ काम किया है और वो हमारे दरमियान हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। मैडम, वाइटल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और शहर कलकत्ता आपको सलाम कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं उषा तिमोथी आप सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मैडम, सबसे पहला प्रश्न ये कि आप गायकी की दुनिया की एक ऐसी, ये कह लिया जाए कि गायकी की आसमान के सितारों में है। शहर कलकत्ता आपका आना हुआ है, कैसा लग रहा है? कलकत्ता में पहले भी बहुत दफ़ा आई हूँ, जैसे रफ़ी साहब के साथ आई थी, आशा जी, पंचम दा, किशोर दा, और इन सब के साथ में मैंने मतलब कलकत्ता में बहुत दफ़ा मैं आई हूँ और काफ़ी प्रोग्राम्स मैंने यहाँ किए। और मुझे कलकत्ता शहर के जो ऑडियंस है, लोग बहुत बहुत सुरीले और बहुत ही समझदार है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आभारी हूँ एम अख्तर साहब की कि उन्होंने मुझे आज फिर से बुलाया है। आपने उन बेताज बादशाहों के साथ काम किया है। हाँ जी। और अभी का जो पीरियड है, यहाँ जो लोग नए उभर कर जो सामने आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? बस यही कहूँगी कि बहुत संगीत एक ऐसी पवित्र चीज़ है कि इसको बड़ी मेहनत से और बड़े शिद्दत के साथ करना ज़रूरी है। क्लासिकल सीखना भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ सिर्फ क्लासिकल से ही काम नहीं चलता। फिल्मी गानों को भी, उनके बोलों को समझना और उस तरह से वो एक्सप्रेशंस के साथ अदायगी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे रफ़ी साहब करते थे, लता जी करती थी, इसीलिए आज तक वो लोग अमर है। जो गाने उन्होंने गाए हैं, तो आज तक 70-80 साल हो गए, लेकिन लोग भूलते नहीं उन गानों को। आज भी मैं जिस प्रोग्राम्स वगैरह में जाती हूँ तो पुराने ही गाने गाती हूँ। लोगों के दिलो दिमाग में वो गाने बसे हुए हैं, बाय हार्ट है। जबकि आज के गाने 2 साल के बाद किसी को पता ही नहीं चलते हैं। तो ये संगीत का दर्जा बहुत गिर चुका है मेरे ख़याल से, लेकिन आज भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, आज भी अच्छा, जैसे श्रेया घोषाल बहुत अच्छा गा रही है, और भी सिंगर्स हैं जो गाते हैं। तो अच्छी अच्छी धुनें मिलना एक आर्टिस्ट को, सिंगर को बहुत ज़रूरी है। अच्छे बोल लिखे जाए। मैडम, आपने रफ़ी साहब के साथ काम किया है। हाँ जी। मुकेश जी के साथ काम किया जी, है, जी, मन्ना डे जी के साथ काम किया है जी। अपने एक्सपीरियंस थोड़ी सी शेयर करें। रफ़ी साहब के साथ मैंने 20 साल पूरे काम किया। 20 साल, जब मैं छोटी सी थी, 7 साल की थी, तभी मैंने रफ़ी साहब के साथ मतलब मेरी मुलाकात हुई एक शो के दरमियान, और तब से मैंने उनके साथ जो गाना शुरू किया, मुकेश जी के साथ भी। तो उनके सारे पूरे वर्ल्ड में मैं रफ़ी साहब और मुकेश जी, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, इन सब के साथ मैं गई हूँ। शम्मी कपूर, सुनील दत्त साहब, ऋषि कपूर, राज कपूर साहब, इन सब के साथ में मैंने शोज़ भी किए। और सबसे पहला गाना मैंने 13 साल की उम्र में गाया था। वो फिल्म थी हिमालय की गोद में, जो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक डुएट भांगड़ा गाना था। ओए तू रात खड़ी थी छत पे नी, मैं समझा के चांद निकला, ओए सोनिए हीरिए, ये गाना गाया था। फिर दूसरा गाना मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के डायरेक्शन में गाया, जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए,
ऐसे बहुत से गाने, करीब करीब 5,000, अंदाज़न कह रही हूँ, 5,000 तक मैंने गाने फिल्मों में गाए, जो हर एक लैंग्वेज में हुए। मैंने मलयालम तक गाए गाने, मलयालम, उड़िया भाषा में गाया, देन गुजराती, मारवाड़ी, मराठी, राजस्थानी और सभी लैंग्वेजेस में मैंने गाने गाए, पंजाबी। जी मैडम, अगर आज की युग की बात करें, अगर क्वालिटी की भी बात करें, तो कहाँ तक कुछ अंतर नज़र आ रहा है? क्वालिटी तो देखिए, वो तो ईश्वर की देन होती है ना। तो वो क्वालिटी जो आज श्रेया के पास है, सोनू निगम के पास है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के सिंगर्स हैं, और भी अरिजीत भी गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं सब लोग। तो बस धीरे धीरे क्या हो रहा, वो ज़माना जो था, जो रफ़ी साहब का ज़माना था या लता जी का ज़माना था, वो ज़माना अब रहा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे राइटर्स थे उस वक्त। जो गाने लिखे जाते थे वो इतने मीनिंगफुल होते थे, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स उस पर बहुत मेहनत करते थे, और सब सिंगर्स मेहनत करते थे, और इसीलिए वो आज तक वो गाने अमर हैं। मैडम, आइंदा कल जो प्रोग्राम होने वाला है, बस इसी उन्वान के तहत वो प्रोग्राम भी रखा गया है कि तुम मुझे याद आए। वाह, क्या कहेंगे? जी, मेरा ही गाना है ये, मुझे तुम याद आए। चलिए, तो ये मुझे बहुत, मैं अख्तर भाई की आभारी हूँ, इन्होंने मुझे ये ऐसा टाइटल दिया और ऐसा गाना गाने का। और कल के शो के लिए मैं जी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए, और बस अच्छा हो जाए। नई जनरेशन को क्या यहाँ से मैसेज रहेगा? न्यू जनरेशन को मैं यही कहूँगी कि उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उर्दू लैंग्वेज सीखेंगे तो उसका मतलब आप समझेंगे, जैसे मतलब समझ जाए तो उस गाने में फ़ील आता है। और खैर, क्लासिकल सिंगिंग तो होना चाहिए, बोलों की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से क्लासिकल आर्टिस्ट जो है बोल खा जाते हैं, मतलब अच्छी तरह से नहीं बोलते। लेकिन रफ़ी साहब की मैं अकेली स्टूडेंट हूँ, जो मुझे उन्होंने सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा पहले बोलों को समझो, और बोल को समझो और सुर ताल का ध्यान रखो, एक एक मुर्कियाँ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो वो मेरे गुरु रहे हैं, और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया था, और मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। जैसे एक गाना है, साहब के सारे गाने बहुत अच्छे हैं, उसमें उन्होंने यही कहा है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये क्या में क्वेश्चन मार्क है। जब तक कि आप बोल को समझेंगे नहीं तो वो फील के साथ गा नहीं सकते। तो अब गाते हैं, नए भी आर्टिस्ट गाते हैं और बहुत से लोग गाते हैं, लेकिन देखिए गाने में भी फ़र्क होता है। जैसे तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, इसमें फील नहीं आया, समझे ना आप? रखा क्या है, वो क्या पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, मन्ना दा, ये सब लोग जो थे बोलों को बहुत अच्छी तरह समझ कर गाते थे। और नए लोगों को यही मैं कहना चाहती हूँ कि बोलों का मतलब समझ कर ही गाएं, और सुर ताल के साथ। आपने कहा कि उर्दू सीखने की ज़रूरत है, और जिस तरह के माहौल हैं पूरे हिंदुस्तान में, उर्दू को एक कम्युनिटी से जोड़ दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जो कंप्लीट भाषा है, उसके लिए कोई एक कम्युनिटी से जोड़ना गलत बात है। सरहद की कोई जोड़ नहीं है। और गाने का संगीत भी सारी दुनिया का है, जिस तरह खुदा हर किसी का है, बस उसी तरह से बिल्कुल उर्दू लैंग्वेज है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू की बहुत कमी हो गई है। जो भी गाने होते हैं वो या तो ऐसे भाषा में लिखे जाते हैं कि क्या है, प्यार की ज़रूरत है आशिकी के लिए, ऐसे। तो ये ज़रूरत कोई चाय पत्ती थोड़ा ना है जो चाय के लिए ज़रूरत है। ऐसे गाने, ऐसे बोल कोई मतलब नहीं, माने नहीं रखते। गाने का मतलब जैसे ये हर एक बात। अब देखिए, इशारों इशारों
में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो ये सीखा कहाँ से, तो मीनिंग निकला उसका कि तुम इशारों में दिल ले रहे हो, तो बताओ ये तुम्हारे पास ये आर्ट आया कहाँ से। कहीं ना कहीं तहजीब की भी एक झलक मिल रही है उर्दू से। जी जी, उर्दू ज़ुबान हर एक सिंगर को बहुत ज़रूरी है, उर्दू का जानना, उर्दू का मतलब समझना। और इसी में तो सारा खेल है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर गाना है, प्लेबैक सिंगिंग करना है, तो उर्दू, देखिए बहुत सी बातें ऐसी है, जैसे अभी साउथ इंडियन सिंगर्स गाते हैं तो वो ढंग से उर्दू नहीं बोलते उनकी जगह। जैसे जहाँ एक वर्ड है मोहब्बत, मोहब्बत, अब किसी कोई लोग कहते, दूसरे लैंग्वेज वाले आते मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत वर्ड नहीं है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपको नहीं पता चलेगा। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, है ना, तो मोहब्बत है वो, मोहब्बत नहीं है। आज मैं नए लोगों के भी गाने सुनती हूँ, गाते हैं वो, ट्यून भी अच्छी ले लेते हैं, लेकिन बोलों को समझते नहीं है और सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो ये मतलब यही है कि न्यू जनरेशन को यही मेरी ये है कि आप ज़रूर उर्दू ज़रूर जानिए, उर्दू का मतलब जानिए, एक एक बोल का मतलब समझ कर गाइए तो मज़ा है। नाजरीन, अभी आप सुन रहे थे ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उषा तिमोथी के साथ। वाइटल न्यूज़ 24 के इस पर्दे से आप यूं ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सुबह खैर।